तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू किया है नंबर सिस्टम का। सबसे पहले देखा था डिजिट के बेस पे क्वेश्चन, फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम, और अब जो है CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स के CHSL में, तो उन सभी CHSL के क्वेश्चन पेपर को मैं एक एक करके सॉल्व कराते जाऊं। तो जितना भी कि सैटरडे और संडे का जो क्लास होगा ना, उस सैटरडे और संडे की क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी का एक एक सेट उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी के शुरुआत में आज हमारा पहला क्लास है, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट का। तो देखते हैं जो 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है वो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है अ सम ऑफ ₹7500 अमाउंट टू, क्या रखा है 8748 आफ्टर 2 ईयर at a certain compound interest rate per annum। ठीक है, what will be the simple interest on same sum for 4 सही 3/5 ईयर at double the earlier interest rate। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम देखते हैं यहाँ पे कहा क्या गया है। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे पास, कितने रुपए का दिया हुआ है प्रिंसिपल, 7500 रुपये का, और कहा गया है 2 साल में, यानी कि टाइम दिया हुआ था यहाँ पे क्या 2 ईयर। ठीक है, 2 साल में ये जो कंपाउंड प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है, अमाउंट बनता है इसका कितना रुपए बन जाता है, कह रखा है 8748 रुपये हो जाता है। ठीक है, 2 साल बाद। तो और साथ ही साथ में हमें इसमें R% नहीं दिया हुआ, कितना है R% निकालना है, R% हमारे पास इसमें नहीं दिया हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं R हमें नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले R निकालना है, फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन कहा गया हम वो देखेंगे। R कैसे निकालेंगे, तो मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का डिफरेंस हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। CI की बात करते हैं तो CI क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा या 1248। तो कंफर्म है ये 1248 हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 1248 में क्या होगा, ये पहले साल का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा इस पे, फिर दूसरे साल का जितना इंटरेस्ट पहले साल का लगा हो उतना ही इंटरेस्ट क्या है दूसरे साल का भी लगा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे साल जो होगा वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा होगा। तो ये जो 1200 है ना, इसको ऐसे तोड़ लो कि इसका इंटरेस्ट रेट बन जाए। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे 600 और ये जो वैल्यू दिया हो ना, जो राउंड फिगर नहीं किया वो समझ लेना दूसरे साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा हुआ है, यानी कि 48 जो होगा वो लगा हुआ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि 48 रुपये कितने पे, 600 पे। गुना हम करते हैं इसमें 100, तो जाहिर से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 6 48, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8%। अब कहता है दुगने इंटरेस्ट रेट से, दुगने इंटरेस्ट यानी कि 2R की बात करते तो कितना आ जाएगा 16% आएगा। दुगने इंटरेस्ट से इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए, कितने साल के लिए, टाइम दिया हुआ था यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम क्या क्या रखा है 4 सही 5/3 साल। ठीक है, 4 सही 5/3 साल में यही अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 16% इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम बात करते हैं अमाउंट हमारे पास, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, क्या निकालते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं SI। तो क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, यही करते हैं ना। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है कितने का दिया हुआ है 7500 का, गुने में रेट कितना दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, यानी कि 16/100, और गुने में टाइम तो 4 × 12 और 5 उल्टा लिख दिया था मैंने, यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 × 20 और 3 23 बटे में कितना आ जाएगा 5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 15 × 5 = 75। इसको इससे गुना करो, 15 को 16 से गुना करो, 15 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कहीं ना कहीं आएगा 700। 15 × 6 = 90, 15 एकम 15, 15 × 6 = 90, हासिल लगा 9, 15 एकम 15 कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, 240। अब हम बात करते हैं 240 आएगा, 240, और गुना क्या करना है 23 से, 23 से गुना करेंगे तो 23 से गुना करने पे कितना आएगा 0, 23 चौके कितना आएगा, 23 चौके आएगा हमारे पास 92, तो 92 का 2 हासिल 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 कितना होता है 54। तो ये हमारे पास क्या आ गया 46 और 9 54।
54 होगा, 55 होगा, ये आएगा 55, सॉरी। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 में सेक माइनस में टेन थीटा अपॉन में 1 में कॉस थीटा इज इक्वल टू में दिया हुआ है क्या, सेक थीटा इंटू में के। और यहाँ पे ये भी क्या रखा है, वेयर जो थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है, देन के का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं के का। अगर मैं बात करता हूँ एज अ एस्पिरेंट, यानी कि मैं अगर एज अ स्टूडेंट इसको सॉल्व करूँ तो जाहिर से इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा क्या, जब हम सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे पता है हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है 1। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये कॉस जो होगा सेक बनेगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है ना, सेक इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो है हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू में के, यानी के का वैल्यू। लेकिन मुझे यहाँ समझाना है, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ आइडेंटिटीज जो है वो आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज क्या है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहला सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये आइडेंटिटीज यहाँ लगेगा। तो ये यहाँ पे मैं बात करता हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। हालांकि इतनी देर का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू में 1। तो मैं यहाँ पे जो 1 दिख रहा है आपको, मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो 1 था इस 1 के जगह पे मैं इसको रखता हूँ। तो बटे में क्या दिख रहा है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ यहीं से। बटे में क्या है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और माइनस में दिया हुआ 1 में क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या रखा है, सेक थीटा इंटू में के। तो एक बात है, ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे सामने टोटल, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस में 1 में कॉस थीटा की बात करते तो क्या होता है, वो सेक थीटा होता है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू में के। आप चाहो तो यहाँ से सेक थीटा कॉमन निकाल लो, सेक थीटा कॉमन निकाल लोगे और वहाँ पे लेकर के चले जाओगे, डिवाइड कर दोगे तो भी हो जाएगा, या फिर सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, टेन थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये इंटू में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, सेक थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आएगा, के। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा। तो यही क्या है, इसका आंसर है, यानी कि आंसर सी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है कि द गिवन बार ग्राफ present the number of total students from science and arts stream from a school in different year, अलग अलग ईयर में। इसमें जो दिया हुआ होगा ब्लू कलर में जो दिख रहा होगा वो साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहा है, और जो रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है, आर्ट्स के स्टूडेंट की बात कर रहा है। क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन 2000, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करते हैं हम। टोटल नंबर कब कब की हमें लेना है, यहाँ पे क्या रखा है, 2011, 2013 और 2015। ठीक है, इन ईयर में लिया हुआ है बच्चों को, मतलब कि 2011, 12, 13 के। तो हम बात करते हैं 2011 में आर्ट्स के जो स्टूडेंट है वो कितने रहे थे, यहाँ पे 275 थे 2011 में। 2013 की हम बात करते तो 2013 में कितने रहे, 350। और साथ ही साथ में 2015 के लिए नहीं, तो 2015 में हम बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट के जो बच्चों की संख्या वो कितनी है, 325। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एज लेस देन द साइंस इन गिवन 5 ईयर। ठीक है, लेस देन दैट ऑफ साइंस इन गिवन 5 ईयर। मतलब यहाँ पे क्या रखा है, व्हाट परसेंटेज, क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट परसेंटेज लेस देन द दैट
ऑफ साइंस इन द गिवन 5 ईयर। करेक्ट 1 डेसिमल तक हमें इसमें फाइंड करने के लिए क्या रखा, तो 5 साल में जो साइंस के स्टूडेंट की बात करते हैं, साइंस के स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो साइंस के स्टूडेंट की 2011 में हमें निकालना है। तो 2011 में साइंस के स्टूडेंट कितने रहे, 225। 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। 2012 की हम बात करते हैं तो 2012 में साइंस के स्टूडेंट की जो संख्या रही है वो कितनी रही है, 250। 2013 में हम साइंस के स्टूडेंट की बात करते हैं तो कितनी रही है, 300। 2014 में हम बात करते हैं तो 2014 में कितनी रही है, 280। और 2015 में हम बात करते हैं तो 2015 में कितनी रही है, 375। ठीक है, ये साइंस के स्टूडेंट की संख्या रही है। हालांकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगता नहीं इसको सॉल्व करने में। हम बात करते हैं इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने में ये क्या करना है, देखो जो नंबर जुड़ने वाला दिख रहा है 25 और 75 कितना बनता है, 100। 300, 2 500 और एक 600 हो गया। 600 में 300 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 950। यानी कि जो आर्ट्स के टोटल स्टूडेंट 2011, 13 और 15 में है वो कितने हैं, 950 है। साइंस के स्टूडेंट की हम बात कर लेते हैं तो साइंस के स्टूडेंट की संख्या हमें ऐसे नंबर को जोड़ना है जो आसानी से जुड़ जाए। तो कितना आ रहा है, 300, 2 500, एक 600। 6 और 3 900। 900 में 400 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1300। 1300 और ये 8 और 5 13, यानी कि 1430। यानी टोटल बच्चे कितने दिख रहे हैं यहाँ पे साइंस में, 1430। अब पूछा गया है कितने परसेंट कम है, किसके, आर्ट्स के स्टूडेंट के। तो 950 है, यहाँ पे कितने हैं, 1430 है। तो 1430 तो ये हो गए, 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1480। सॉरी 1480 कह रहा हूँ मैं, 480। ठीक है, 480 बच्चे ऐसे रहे होंगे जो किसमें, मतलब कि कम रहे होंगे। आर्ट्स में 2011, 12, 13 के कुल बच्चे 950 है और टोटल बच्चे जो 5 साल के हमने निकाला वो कितना है, 1430। तो कहीं ना कहीं आर्ट्स में 480 बच्चे कम रहे होंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन बन रहा है, लेकिन लेंथी कैलकुलेशन बनने से अच्छा है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 को तो 0 से कैंसिल कर दो। ये जो 3 दिख रहा है ना, क्या मैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए 3 की जगह पे मैं 4 कर दूँ। ऐसा क्यों लिखा आपको समझ में अभी आ जाएगा। 4 लिखने का मतलब ये होता है 48 का ही मल्टीपल है। 48 से कम 48, 48 3 93। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं कटा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 33.33% के आसपास आएगा। तो देख लीजिए 33.33% के आसपास कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इंग्लिश में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33 पॉइंट। इससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कम कर दिया ना, मतलब एक्स्ट्रा कर दिया। अगर कम होता, जैसे कि मैं बात करता हूँ 5/2 की मैं बात करूँ, 5 को 2 से डिवाइड करते हो कितना आता है, 2.5। 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 1.66। यानी कि अगर वैल्यू बटे में बढ़ा दिया है तो वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू रहा होगा 33.66 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहा होगा। तो 33.66 से एक्स्ट्रा वैल्यू क्या दिया हुआ, 33.6 के आसपास। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, दिया हुआ इंग्लिश के अकॉर्डिंग बी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आज का क्या, तीसरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है, दिया हुआ है सेम वही बार ग्राफ का है। क्या रखा, द एवरेज नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन, एवरेज लेने के लिए क्या रखा है, साइंस के स्टूडेंट को। साइंस के स्टूडेंट का कौन कौन से ईयर में, 2011 में, 2013 में, 2015 में। ठीक है, तो हम बात करते हैं 2011, 13 और 15 में एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर का जोड़ और जितने भी नंबर होते हैं उतने नंबर। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कह लो, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है, 2011 की मैं बात करता हूँ तो 2011 में साइंस के जो बच्चे थे वो कितने थे, 225। 2013 में साइंस के बच्चे की हम बात करते हैं तो कितना हो गया था, 2013 में साइंस के बच्चे 300। ठीक है, 2015 में हम बात करते हैं साइंस के बच्चे कितने हो गए, 375। इन सबको जोड़ो कितना आएगा, ये 300 300, तो एवरेज ही बन गया। एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज कितना आ रहा है, 300, क्योंकि इन सब का जोड़ कितना बन रहा है, 900, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300। ये हमारा क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। कहा क्या क्या गया है,
इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन 2011। मतलब 2011 में जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उससे कितना अधिक है। 2011 में हम आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो 2011 में आर्ट्स के स्टूडेंट 2011 में बात करते कितना दिया हुआ 275। कितना अधिक है 25 अधिक है। कितने पे 275 पे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/11। और मेरे ख्याल से जो बच्चे परसेंटेज करते हैं उन बच्चों को इसके वैल्यू बिल्कुल ही अच्छे से पता होगा कि 1/11 का वैल्यू क्या होता है 9 से ही 1/11%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है और आंसर नंबर क्या है सी सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज के बेस पे दिया हुआ है। क्या रखा है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एक क्षेत्र में इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 40% ऑफ वोटर्स आर सीनियर। मतलब कि हम मान के चलते हैं कि 100 वोटर रहे होंगे, उसमें 40% जो है वो क्या है 100 में से 40 जो है वो क्या है सीनियर है। यानी कि 60% जो होगा वो क्या होगा हाँ सीनियर नहीं होगा, है ना, सीनियर सिटीजन। और 40% ऑफ सीनियर सिटीजन वोटर आर इलिटरेट। मतलब कि 40% तो है और 40% का 40%, मतलब कि 40 का 40%, इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 16। यानी 16% जो है वो 16 जो है वोटर क्या है वो इलिटरेट है। क्या क्या रखा है 16 वोटर के बारे में क्या क्या रखा है इलिटरेट है। 16 वोटर जो है वो इलिटरेट है और साथ ही साथ में क्या कहा गया है जाहिर सी 16 अगर इलिटरेट है तो एजुकेटेड या लिटरेट जो होगा वो कितना होगा 24। ये जो होगा वो लिटरेट होगा। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन वोटर आर लिटरेट। ठीक है, क्या कह रखा है 25%, यानी कि इसका मतलब कि जो 60% क्या है नॉन सीनियर सिटीजन है उसका 25%। अब देखिए 25% निकालना यानी कि 25 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 कितना आएगा 15। तो ये 15% जो है वो क्या है लिटरेट है, यानी कि 45 जो होगा वो क्या होगा इसमें इलिटरेट। अब पूछा क्या गया हमसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन में ना वर्डों में उलझा देता है। हमसे पूछा क्या गया है बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर, है ना, वोटर्स लेस दैट ऑफ लिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। यानी कि क्या कहा क्या गया है समझ में आया ये। व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन। लिटरेट सीनियर सिटीजन की हम बात करते तो लिटरेट सीनियर सिटीजन कितना है 24 है। और क्या रखा है कितना परसेंट कम है इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन से। तो नॉन सीनियर सिटीजन से पूछा है तो 45 दिया हुआ है। इसमें कितना परसेंट कम है तो 45 में से ये कितना कम लग रहा है आपको। तो हम बात करते हैं कम कितना है 11 और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है कुछ, तो हम बात करते हैं यहाँ पे 11 नहीं आएगा सॉरी 21 आएगा ये, है ना। इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 21 की हम बात करते हैं तो 7, 3 से काटेंगे तो 15, फिर ये कट रहा है किससे 3 5 15 × 45, 5 से काटते हैं 5 × 15 और 20 × 100, 20 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140/3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है, सॉल्व करके देखते हैं। 4 × 12, ठीक है 2 बचा, 3 × 18 सही 2/3%। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है कितने परसेंट कम है, मतलब कि जो इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन है उससे लिटरेट सीनियर सिटीजन कितने परसेंट कम है। तो कितने परसेंट कम है 46 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CHSL में, कहीं ना कहीं CGL से भी अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेंस नहीं होता तो अच्छे लेवल का होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या रखा है ABCD जा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज है सच दैट AB इज डायमीटर। अब हम बात करते हैं एक सर्कल है, इसमें AB जो दिया हुआ है ये डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसका व्यास दिया हुआ है AB। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कन्फर्म है कुछ इस टाइप का शेप बन रहा होगा। तो ये C और ये D।
अब कहा क्या गया है, ADC, ये जो दिया हुआ है ये कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 158 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल जो दिया हुआ है ADC 158 डिग्री। देन BAC इज इक्वल टू, हमसे पूछा क्या गया है, एंगल BAC इज इक्वल टू, ये वैसे मैं कहूँ तो सेकेंडों का क्वेश्चन होता है। ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर है, AB जो है वो क्या है, डायमीटर है। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो बताइए डायमीटर से जो मतलब कि सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये एंगल कितने का बच जाएगा हमारे पास, 68 डिग्री। अब ये हमें पता होगा, जैसे मैं बात करता हूँ, ये एक सर्कल मैंने ले लिया और कोई भी कॉर्ड ले लेता हूँ, किसी भी कॉर्ड से मैं सर्कल पे बनाता हूँ, किसी भी सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाता तो वो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये एंगल अगर मान लो थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर 68 डिग्री है तो यहाँ से मैं अगर इसको मिला दूं तो ये वाला एंगल बताइए मुझे, ये वाला एंगल क्या, ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं इस एंगल के, तो ये 68 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 68 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, एंगल 68 डिग्री ही होगा। यानी कि हमसे पूछा क्या गया, BAC, तो आंसर हमारा क्या होगा, 68 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, धीरे धीरे सारा सेक्शन पे आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में क्या रखा है, 7वां क्वेश्चन, इफ द 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर है, वो कितना दिया हुआ है, 8 1 7 5 x 4 5 y and 2, कोई 9 डिजिट्स का एक नंबर है। अगर इस नंबर को 72 से यानी कि 72 से डिवाइड किया जाता है, 72 से क्या किया जाता है, डिवाइड दिया जाता है, तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है फाइंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने का दूसरे पे जाएंगे तो ये मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 4x प्लस में y का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ में इसमें कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y का लार्जेस्ट वैल्यू के लिए। अब एक बात है, ये जो 72 दिया हुआ है, 72 किससे बनता है, 9 गुने में 8 से बनता है ना, 9 और 8। अब मैंने आपको सिखाया है डिजिट वाले में, या डिविजिबिलिटी जो करवाया था डिजिट्स में डिवाइड करने वाला, कि अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो क्या करना होता है, हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना होता है। तो y के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 से लेकर के 1 नहीं कहेंगे हम, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट। हमें बोला है y का लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, तो y के लार्जेस्ट वैल्यू के लिए बोला गया, तो क्यों ना हम y का वैल्यू 9 रख लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये 8 का डिविजिबल है, तो हम करते हैं 8 7 56, कितना आएगा 3, 8 चौक 32, यानी कि ये 9 पे सेटिस्फाई हो गया। यानी कि y का जो वैल्यू मिला हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैंने करवा रखा है, करवाया है ना, कि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट। फिर इसी प्रकार से 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो लास्ट 2 डिजिट, ऐसा कुछ। ठीक, इसी प्रकार से 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे मैं वही चीज कर रहा हूँ कि लास्ट 3 डिजिट बोला क्या गया है, यहाँ पे y का वैल्यू लार्जेस्ट रखना है, तो लार्जेस्ट डिजिट तो मैं 9 रख सकता हूँ, चेक करूंगा 9 रख के पहले, तो 9 रखा यहाँ पे 59, काटेंगे तो 8 7 56, 3 8 चौक 32 कट रहा है, यानी कि y का वैल्यू 9 सही है। अब 9 की डिविजिबिलिटी मैंने करवाया तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा 9 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन सब का जोड़। अगर 9 से कट रहा है तो डेफिनेटली वो 9 का कोई ना कोई डिविजिबल होगा, तो 8 और 1 9, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 5 और 4 9, 9 को हटा दो और 2 7 9, यानी कि x का वैल्यू क्या रहा होगा 4, क्योंकि 5 और 4 9। अगर इन सब का जोड़ अगर मान लो 9 का डिविजिबल आया, मतलब इन सब का जोड़ अगर 9 का डिविजिबल आया तो वो नंबर भी क्या होगा, 9 का डिविजिबल होगा। मैं किसी टाइम पे अगर आपको 9 की डिविजिबिलिटी करवाऊंगा तो वहां पे मैं ये अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4, तो हमें बोला क्या गया, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए y का 4 गुने में 4 प्लस में y का मान कितना है 9, 4 चौक 16 और 9 25, तो 25, और ये किसका स्क्वायर रूट है 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यही हमारा आंसर है, और आंसर नंबर सी क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 7वां। हम 8वें क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लूँ। ठीक है, तो ब्लू कलर का मार्कर का यूज करते हैं हम। कहा क्या गया है,
क्वेश्चन नंबर 8वें की हम बात करते हैं। तो देखिए 8वें में क्या रखा है, इन ट्राइंगल ABC कोई त्रिभुज है एक ABC, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, B के बाइसेक्टर और C के बाइसेक्टर क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पे क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। और जहां पे ये एंगल बनाता है BDC, क्या रखा ना, एंगल BDC 104 डिग्री ये दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है, देन द मेजर ऑफ एंगल A, हमें क्या करना है, एंगल A फाइंड करना है। अभी मैं आपको ये बता नहीं सकता, लेकिन डायरेक्ट समझ लीजिए, एक कंसेप्ट में बताता हूँ कि एंगल BDC इज इक्वल टू होता है 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल A। ये हमारा रूल है, मतलब कि एंगल A की बात करते हैं हम, तो क्या होता है, एंगल BDC बराबर क्या होता है 90 डिग्री प्लस में। ये मैं प्रूफ करूंगा जब मैं आपको जियोमेट्री बताऊंगा, वहां पे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है BDC का मान हमारे पास गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 104, और ये 90 प्लस इधर क्या होगा, माइनस होगा 90 डिग्री, इज इक्वल टू में क्या आएगा, एंगल A/2 घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा 14, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो एंगल A कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद भी रखना होगा। याद क्या रखना है, जब हम जियोमेट्री करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इस जियोमेट्री वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे इसको हमें सॉल्व करना होगा, या फिर इसका जो तरीका है ये आता कहाँ से, हमें प्रूफ भी करूंगा। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जियोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है और वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है उसके, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम, जैसे कि दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर द पॉइंट ऑन साइड, मतलब यहां पे दिया हुआ है एक ट्राइंगल है, क्या क्या रखा है, ABC, कोई ट्राइंगल है, D एंड E आर द पॉइंट ऑन साइड AC पे कोई पॉइंट दिया हुआ है D, ठीक है, और AB पे पॉइंट दिया हुआ कोई E। अपनी तरफ से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और क्या क्या रखा है कि एंगल B जो है वो इक्वल है ADE के, एंगल ADE के, यानी कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर दिया हुआ है। अब साथ ही साथ में क्या क्या रखा है, AD जो दिया हुआ है वो AD कितना दिया हुआ है हमारे पास, AD दिया हुआ है कितना 7.6। AE की बात करते हैं तो AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.2। फिर साथ ही साथ में हम बात करते हैं BE की वैल्यू, तो BE की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.2। हमें BC भी दिया हुआ है, B और C कितना दिया हुआ है 8 है ना। देन DE इज इक्वल टू, हमसे पूछा क्या गया है, इसका वैल्यू पूछा गया, यानी कि DE इक्वल में क्या लगेगा। तो ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट है, तो सिमिलरिटी वाले में क्वेश्चन में हम देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ ये एंगल क्या है, एंगल ADE जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, एंगल ADE क्या होगा, सिमिलर होगा एंगल किसके, एंगल ABC के, एंगल ट्राइंगल लिखना था मुझे, सॉरी ट्राइंगल ADE जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। एंगल A दोनों में कॉमन होगा, D जो है B के बराबर दिया हुआ है, E जो है कहीं ना कहीं C के इक्वल होगा। तो जाहिर सी है अगर सिमिलरिटी का रूल पता है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस एंगल के सामने वाला साइड लेना है, ये एंगल कहीं ना कहीं बराबर होगा किसके, इसके, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ बराबर, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि छोटे वाले में भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, और D जो है ये इसके बराबर है। तो जाहिर सी बचा हुआ एंगल इसी के बराबर ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, E के सामने हम बात करते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात करते हैं, तो C के सामने कितना दिया हुआ है, बड़े वाले ट्राइंगल में 7.2 और 4.2, तो कितना आएगा 11.4 बटे में। ये सिमिलरिटी वाला रूल पता होगा आपको, तो आपको आता होगा ये, बाकी मैं इसको डिफाइन करूंगा वहीं क्या कहते हैं जियोमेट्री वाले पोर्शन में। E के सामने कितना दिया हुआ है 7.6 इज इक्वल टू में, हमें जो साइड निकालना है वो ले लेते हैं। तो A के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में कितना दिया हुआ है 8.4, और छोटे वाले ट्राइंगल में मैं इसको मान लेता हूँ क्या DE, ठीक है। हमें DE क्या करना, फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम बात करते हैं DE जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा
8.4 इंटू में 7.6 डिवाइड बाई 11.4। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा लेते तो कितना आएगा ये पॉइंट इस वाले को हटा लो, 19 पंचे 55 छक्के 114, 19 चौक 76, ठीक है। ये आ जाएगा 2 और ये 3, इसको हम कट करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो इसको इससे गुना करेंगे तो डी ई जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 5.6। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या, ऑप्शन हमारा डी सही है। हाँ, तो ये क्या आ गया हमारे पास 5.6 और यही हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम, तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कोसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू में दिया हुआ कितना x, देन कहा क्या गया हमारे पास साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 59 डिग्री कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री इक्वल क्या होगा, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन की, तो हमें इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में कॉसेक 1 अपॉन में कॉसेक थीटा की अगर बात करते हैं तो क्या होता है वो साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस यहाँ पे हम tan स्क्वायर को तो ऐसे रहने देते हैं tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस में क्या आएगा, अधिक यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 59 और कॉस स्क्वायर 59, ये क्या आ जाएगा 1, तो ये इसका वैल्यू क्या आया 1 साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो एक कंडीशन होता है साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, हाँ साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 31 की बात करते हैं तो क्या मैं इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में कितना आएगा 59 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आएगा कॉस 31 डिग्री, कॉस स्क्वायर 31, तो इसका वैल्यू सॉरी कॉस 59 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री की, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। और ये जो है इसके साथ थीटा अगर बराबर हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस में 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा कंसीडर करें तो क्या होगा 1 होगा ये और माइनस में 1, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर 59 डिग्री। अब इसी प्रकार से tan थीटा में भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस टर्म को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, ठीक है कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। अब हमसे पूछा है रियल मायने में कॉट स्क्वायर 31 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे कॉसेक ये दिया हुआ है x। अब हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला का तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब मैं कॉट को उस साइड लेके जाता हूँ, ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस, और ये प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बार बताइए यहाँ पे हम बात करते हैं थीटा जो होगा वो क्या 31 डिग्री दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके बराबर में क्या लिख दूँ कॉसेक स्क्वायर लिख दूँ, कॉस का वैल्यू कॉस 31 की डिग्री क्या दी हुई है x, तो कॉसेक स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ है x, तो x और माइनस में क्या आएगा 1, तो यही हमारा क्या आएगा इसका आंसर इसी टर्म में दिया हुआ है, यानी कि आंसर नंबर जो होगा आपका क्या, अगर मैं देखूँ तो आंसर नंबर बी, ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये था हमारे पास सिंपल सा
सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, हालांकि इतना करना नहीं था, हम यहीं पे देख सकते थे कॉसेक था। अगर मैं एज अ स्टूडेंट सॉल्व कर रहा होता तो मैं क्या करता, साइन स्क्वायर, और ये क्या है 1 में साइन स्क्वायर ही है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 बनेगा, और ये मुझे दिख ही रहा था 1, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और 10 को जब मैं चेंज करता कॉट में बदल जाता ये, और कॉट का ही वैल्यू पूछा है और हमें आइडेंटिटीज याद होती तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते थे। ये आपको मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आजकल कह सकते हैं इसकी ट्रेंडिंग चल रही है क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ, जैसे कि यहाँ पे क्या रखा है 24 रूट में 3 x की पावर क्यूब प्लस में 2 रूट में 2y की पावर क्यूब इज इक्वल टू में दिया हुआ है हमारे पास 2 रूट में 3 x प्लस में रूट 2y, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, देन हमें क्या कर रखा है, देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ दिया हुआ है, देन फाइंड क्या करना है हमें 2a प्लस में रूट 6b माइनस में c। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटीज लगा देते हैं। अब ये दिख रहा है आपको क्यूब, तो कंफर्म है ये क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ a क्यूब प्लस में b क्यूब, वो क्या होता है a प्लस में b ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो अब इससे रिलेट कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो हम बात करते हैं ए की, तो ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, ए होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर, ये क्यूब जो है वो किसका क्यूब है, 2 रूट में 3 का क्यूब है। यहाँ पे रूट में क्या दिया हुआ है 2, तो ये कहीं ना कहीं 2 रूट 2 का क्यूब है। अब इसकी हम बात करते हैं, हमें ए निकालना है, तो स्क्वायर वाले टर्म में आना चाहिए। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर, यानी कि 2 रूट में 3 का क्या करना है, हमें स्क्वायर कर दीजिए। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को, और ये 3 से हम बात करते हैं तो 4, 2 दूनी 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12। तो ये आ गया हमारा a 12 आ गया। अब हम b की बात करते हैं, तो देखिए 2a भी दिया हुआ है ना, माइनस में होता है ये b। तो हम बात करते हैं, ये जो b दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है, हम b की बात करते हैं, माइनस में दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू 2 रूट में 3 इंटू में b कितना दिया हुआ है रूट 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो b का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो इस साइड माइनस लग जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 3 6, यानी कि 2 रूट में 6, तो b का वैल्यू आ गया 2 रूट में 6। c की हम बात करते हैं तो c क्या आएगा हमारे पास, y का स्क्वायर y के साथ दिया हुआ है। तो c की अगर हम बात करें तो c का वैल्यू क्या आएगा, अंदर 3 रूट में 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2। अब हमारे पास b का मान माइनस में आएगा, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है c, a b c का मान आ गया, बस पुट करना है इस पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 2a, यानी 12 दूनी 24, माइनस 2 रूट 6 दिया हुआ है, यहाँ पे हम रखते हैं 6 से 6 मल्टीप्लाई होगा 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा ये माइनस में 12 और माइनस में 2। जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, घटाऊंगा, तो कितना आएगा 10। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसके क्या दिए हुए हैं आंसर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये लिखने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कितना, 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो 12 में क्या दे रखा है, PAT इज टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब कोई सर्कल है, A पे टेंजेंट करता है, यहाँ पे दिया हुआ है P, A पे दिया हुआ है टेंजेंट PAT। ठीक है, साथ ही साथ में क्या कहा गया है इसमें, AB इज अ कोड, सॉरी AB इज अ कॉर्ड सच दैट BAT, मतलब AB यहाँ पे कोई कॉर्ड होगा, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कॉर्ड। ठीक है, AB इज अ कॉर्ड, तो B यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे। BAT ये एंगल जो दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ हमारे पास 72 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 72। इफ C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट CBA, किसी जगह पे पॉइंट C मान लेते हैं, तो CBA, ये पॉइंट CBA कितने डिग्री का दिया हुआ है CBA 58 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB, हमसे ये पूछा है। तो कंफर्म है
ट्रांसवर्सल एंगल की हम बात करते हैं तो ये एंगल जो होगा ये 58 दिया हुआ, तो ये भी एंगल कितना होगा 58 ही होगा, और ये 72 है, तो बचा हुआ एंगल जो होगा ये क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो मैं इसको सर्कल वाले पार्ट में इसको बताऊंगा कि कैसे आता है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होता है, ये 72 है तो ये भी क्या होता है 72 ही होता है, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है, तो ये वाला पोर्शन जो आएगा वो क्या आएगा 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 12वां। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है हमारे सामने, एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल, ठीक है। बेलनाकार किसी खंबे का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है इसका 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या रखा है, और साथ ही साथ में क्या क्या रखा है, एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं हम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 528 मीटर क्यूब, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें क्या पूछा है उस पोल का हाइट क्या होगा। तो मैं एक बार समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। समझाना क्या है, कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बराबर में कितना दिया हुआ है 132 बटे में 528। अभी मीटर स्क्वायर और क्यूब को हम इग्नोर करते हैं, तो पाई से पाई अभी कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से एक बार आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर क्या दिया हुआ मल्टीप्लाई में, सॉल्व करते हैं इसको, कैंसिल करेंगे किससे कटेगा 4 से तो कटता हुआ दिख रहा है, तो करते हैं 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 11 से कट जाएगा 11 तिये 33, और ये कितना आएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिये 12। तो क्या आ गया हमारे पास जो 2 अपॉन में r इज इक्वल टू क्या आया 1/3। अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से यही होगा। तो r की वैल्यू की हम बात करते हैं तो r जो होगा वो क्या होगा 3 दूनी 6, तो r का मान कितना आ गया 6। अगर r का वैल्यू 6 आ गया तो हमें बोला क्या गया निकालने के लिए, इसमें h निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए h निकल आएगा। जहाँ पे पाई का मान भी क्या रखा है तो 2 गुने में पाई का मान 22, सबको उधर लेके चले जाना है। h इज इक्वल टू क्या आएगा 132 बटे में 2 गुने में 22 बटे में 7, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको गुने में, r कितना निकाला हमने 6, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 दूनी 22, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो h जो आएगा वो क्या आएगा 7/2। अगर कैलकुलेशन सही है तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 13। मेरे ख्याल से कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में, एक बार चेक करता हूँ। 2 पाई आर एच ये तो सही है, 132 दिया हुआ था, 528 कैंसिल करते हैं हम इसको, 11 एकम 11, ओ शिट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 11 दूनी 22 होता है तो मैंने 33 लिख दिया, 1 मिनट। जैसे कि कितना दिया हुआ था यहाँ पे 132 बटे में 528, यही था ना, हाँ। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है, और बच कितना जाएगा यहाँ पे 2, 11 दूनी 22 ये आता कुछ। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम 11 दूनी 22, कितना बचेगा यहाँ पे 11 से कैंसिल होने पे 11 दूनी 22, तो नहीं 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो कितना आ गया 2/r इज इक्वल टू में 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 8। r का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम पुट्टी कर देते हैं तो कितना आएगा 2 गुने में पाई का मान डायरेक्ट ले जाते हैं हम, h इज इक्वल टू में कितना आएगा 132 बटे में 2 गुने में 22 बटे में 7 गुने में r का मान कितना निकाला है 8, तो 11 दूनी 22, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम ये कट रहा है, 4 तिये 12, ठीक है। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 21 बटे में 8, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 दूनी 16, 5 बटे में 8 मीटर,
तो ये क्या आ गया उसका हाइट, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो 2 सही 5/8। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 13। हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात देखते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन में cos स्क्वायर 24 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 66 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 71 डिग्री प्लस cos 71 डिग्री इंटू में साइन 19 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर से आता है इसका पूरे का मान क्या दिख रहा है 1 और इस पूरे का मान क्या दिख रहा है 1 और 1 क्या होगा 2। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे आया 1। तो देखिए ये साइन इन दोनों का जो मल्टी जोड़ है कितना बन रहा है 90, तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पे क्या करते हैं cos और ये चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा, sin 24 लिख लो इसे, या फिर इसे sin 66 लिख लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास sin 71। अब एक बताइए इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा cos 71 आएगा, cos 71 से 71 मल्टीप्लाई होगा cos का, तो क्या आएगा cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर 71 प्लस में cos स्क्वायर 71 क्या मिलेगा 1। तो 1/1 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर होगा। 14वां कर लिया हमने, 15वां पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो होगा वो कैलकुलेशन वाला ही होगा। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहा गया है इन अ क्लास 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन गेम, मतलब एक क्लास में क्या है 80 स्टूडेंट है जिसमें से 60%, तो इसका 60% यानी कि 6 48 बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, और कहा क्या गया है गेम एंड रेस्ट डू नॉट, और बाकी कुछ नहीं करते, यानी कि 32 बच्चे हैं जो कुछ नहीं करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर, जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम में उसका जो एवरेज वेट है वजन है वो क्या है इनसे 5% अधिक है। ठीक है, 5% क्या है अधिक है, और साथ ही साथ में क्या कर रखा है जो टोटल एवरेज वेट जो दिया हुआ है इन सभी पूरे बच्चों का, यानी कि वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या आएगा 80 बच्चे हैं और एवरेज वेट जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 51.2 दिया हुआ है, 51.5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो होगा वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब टोटल वेट करते हैं हम, टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट यानी कि बच्चों का मतलब सभी बच्चों का 80 बच्चों का कुल वजन कितना आ जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। कहा क्या गया है क्वेश्चन में 48 बच्चे हैं जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, बस 32 बच्चे ऐसे हैं जो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो। तो हम बात करते हैं अगर इनका वजन मतलब इन दोनों का रेशो निकाल लो, रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उसका 3 और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसका। और हम बात करते हैं वजन का जो रेशो होगा 5% अधिक है, तो जाहिर से आता अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 105। रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 20 और 21 का, यानी कि जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उसका एवरेज वजन कितना है 21 है, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो कितना आएगा 20। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल वजन का रेशो कितना आ जाएगा 20 21 63 और 20 दूनी 40, यानी कि टोटल रेशो जो आ गया वेट का रेशो आ गया जो पार्टिसिपेट करते हैं उन बच्चों का और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन बच्चों का। ये दोनों का जोड़ जो आया वो कितना आया है 103। तो 103 ये अच्छे क्वेश्चन है, वैसे मैं जल्दी करवा दे रहा हूँ, टाइम नहीं है समझाने का भी। पॉइंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बार कट जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये 40। ठीक है, यानी कि जो वजन आया 1 यूनिट का वैल्यू आया, टोटल यूनिट जो वजन का बना था वो कितना बना था 103 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 40। तो हम देखेंगे 63 बच्चों का वजन कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे 40 से इंटू कर देंगे। 40 से जब हम इंटू करेंगे तो 0 4 3 12 का 2 4 6 24 24 और 1 25 नहीं 4 3 12 का 2 हासिल 1 4 6 चौक 24 और 1 25।
ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है इन बच्चों का एवरेज वेट, तो ये टोटल कितने बच्चे थे इसमें 48 है ना 48। हम मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपल सी 63 रेशो निकला था और वजन जो आया था 40 आया था, डिवाइड किससे कर देंगे 48 से। तो 8 6 48, 8 पंचे 3 दूनी 6 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 3 63, 21 पंचे 105 बटे में क्या करेंगे 2, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 52.5 ये हमारा। वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करने की कोशिश करिएगा ढंग से, ठीक है, समझने का, या बार बार इस वीडियो को देखिएगा, मतलब बार बार इस चीज़ को दोहरा के तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या था 15। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, आगे वही बार ग्राफ वाला क्वेश्चन। कहा गया द रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट इन 2011 एंड 15, द रेशियो ऑफ मतलब आर्ट्स स्टूडेंट 2012। देखो 2011 के और प्लस में 2015 में जो साइंस के स्टूडेंट थे उसका रेशियो निकालना है किससे 2012 में, ये साइंस लिख देता हूँ मैं, और ये आर्ट 2000 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे था 2012 से 2012 और 15 में 2012 प्लस में 2015। तो हम बात करते हैं इसमें 2011 में साइंस के बच्चों की जो क्या कहते हैं हम रेशियो जो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर कितने थे 2011 में साइंस के स्टूडेंट कितने थे, तो 225 प्लस में 2015 की हम बात करते तो साइंस में कितने 375 रेशियो। 2012 की हम बात करते हैं तो आर्ट्स में कितने स्टूडेंट थे 2012 में 325 प्लस में 2015 में हम बात करते हैं आर्ट्स के तो कितने हैं तो 325 ही है, ठीक है। जब इसको मैं जोड़ूंगा तो आई थिंक ये 600 बनेगा और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 650। जब रेशियो निकालेंगे तो 12 और 13 का आ जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है क्या कहा गया है, अ वर्टिसेस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल, एंगल ए इज ट्राइस, मतलब ये दिया हुआ है एक सर्कल है और इसका वर्टिसेस जो है वो क्या है इधर कुछ इस तरह से टच करता है सर्कल को। हम मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कहा क्या गया है इसमें जो एंगल ए है क्या दिया हुआ, एंगल ए ट्राइस है, मतलब कि तिगुना है। अगर एंगल ए एक्स मानते हैं तो ये जो एंगल सी होगा वो क्या होगा 3x होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या दिया हुआ है आगे कि एंगल डी जो है वो क्या है ट्वाइस है बी से, एंगल डी जो है वो क्या है ट्वाइस है बी से, तो बी को मैंने माना y तो ये क्या होगा 2y। हमसे पूछा क्या गया है एंगल बी और ए का डिफरेंस, क्या पूछा गया हमसे एंगल बी और सी का डिफरेंस है कि नहीं। तो हम बात करते हैं एंगल बी और सी, सही लिखा है मैंने ए बी सी डी, बोला क्या कि डी इज ट्वाइस ऑफ बी। एंगल तो कहाँ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के एंगल का डिफरेंस। तो मुझे पता है अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसको उसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180। तो 180 तो 4x बराबर 180 होगा, तो ये x का मान कितना आ गया 45, 3x का मान कितना आ गया 135। इसकी हम बात करते हैं तो ये कितना होगा 180 होगा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं y का वैल्यू कितना आएगा 60 और ये कितना आएगा 2y का वैल्यू 120। हमसे पूछा क्या गया है एंगल बी और सी का डिफरेंस पूछा है, एंगल बी और सी का डिफरेंस। आई थिंक इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, हमसे ना डिफरेंस पूछा किन दोनों का है, इन दोनों का ए और बी का, या फिर मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया है। कहा क्या गया है ए इज ट्राइस, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ठीक है। ये सी एक्स है तो ए जो है वो क्या दिया हुआ है 3x, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा 45 और ये आएगा 135। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा 15 डिग्री। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 291 देयर इज अ लॉस ऑफ 3%। मतलब कि किसी आर्टिकल को हम क्या करते हैं 291 रुपये में बेचते हैं तो 3% का लॉस होता है। 3% का लॉस का मतलब क्या है, 97% में बेच रहे हैं। मतलब किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट जो होता है अपने आप में 100%। तो इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 291। कहता क्या है कि अगर हम इफ इट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8% तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 108 में हम बेचें 108% पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 97 का क्या दिख रहा है, ये 3 गुना दिख रहा है, तो इसको ही 3 से गुना करते हैं। मतलब कि 97 का मतलब कि इसको जब मैं गुना करूंगा मतलब कि 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू निकालना है तो 97 से इसको डिवाइड कर दो तो 1% का वैल्यू 3, तो 108% का वैल्यू कितना आएगा 324। तो ये जो सेलिंग प्राइस आएगा 8% प्रॉफिट पे 324। 19वां क्वेश्चन एक अच्छा सा दिया हुआ है, कहा गया है 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 12 माइनस में 3 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 माइनस में 3 इंटू में 2, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ। हमें इसको सॉल्व करना है, एक तो क्वेश्चन दे ही देगा कैलकुलेशन में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ ऑफ दिख रहा है उसको सॉल्व कर दो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, और 1/4 डिवाइड में करेंगे तो 1/4 डिवाइड में करेंगे तो 6 बट्टे में, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ इस पूरे को, क्या आ जाएगा ये 6 बट्टे में 4, माइनस में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस में 1 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं ये प्लस हो जाएगा। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो माइनस में क्या आएगा ये 2 ही आएगा, लेकिन पहले डिवाइड करना होता है बटे में, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। तो क्या आएगा ये पूरा आंसर जो की बात करते हैं तो ये 3 आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो -1 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3, और डिवाइड में था 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्लस में, ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 1 क्या आएगा 2/3, और फिर हम उसको क्या करते हैं मतलब पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो गुना आएगा 6, 3 बटे में क्या आएगा 6, यानी कि 1/2। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, कैंसिल कर लो इसको, ये कट रहा है तो क्या आएगा कैंसिल करने पे 3 बटे में 2 प्लस में 3 प्लस में 1/2। सॉल्व करते हैं 3 बटे 2 की बात करते हैं तो 1.5 प्लस में 3 प्लस में 0.5, 2 और 3 5। क्या यही आंसर है हमारा, 12 था ना, 12 3 36। ओ शिट, हमने गलती कर दिया थोड़ा सा, 1 मिनट, इसमें हमने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया। देखते हैं इसमें हमें करना क्या था, ये 12 3 क्या होगा 36 होगा ना, और 36 को हम सॉल्व करेंगे 1/6 तो 1/6 आएगा, प्लस में यहाँ पे क्या था 3, और इस वाले पार्ट को तो मेरे ख्याल से हमने सही ही किया था, क्या आया था 3 दूनी 6 तो 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6, 1 प्लस में 18 प्लस में क्या आएगा 6 के लिए 3, तो 18 और 3 24, सही कर रहे हैं ना। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 और 3 21 और 1 22 बटे में 6, तो 6 3 18 सही 4 बटे में 6, यानी इसको सॉल्व करने पे 2 बटे में 3, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3 सही 2 बटे 3, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है हमारा सही है। बंद कर दो। तो देखते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, अमित ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h, ठीक है। ही ट्रेवल द फर्स्ट 75% ऑफ डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, है ना। मान लेते हैं 2/3 ऑफ टाइम एंड द रेस्ट ऑफ कांस्टेंट स्पीड x km/h, व्हाट इज द x। क्या कहा गया है, अमित ने A से B तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, A से लेके B तक। अब क्या कहा गया है 75%, यानी कि 75% डिस्टेंस हम ये मान के चलते हैं, और ये 25% डिस्टेंस मान के चलते हैं। 75% डिस्टेंस वो कितने देर में चलता है, मतलब टोटल टाइम वो 3 में मतलब कि 2/3 लेता है, टाइम का 2/3 लेता है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टोटल 3 घंटे लगता है, जिसमें से 2 घंटे वो 2 घंटे में 75% चल रहता है। तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना देर लगाएगा, 1/3 टाइम लगाएगा।
तो हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे एवरेज दिया ही हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं 80 किलोमीटर की स्पीड दिया ना टोटल स्पीड, तो हम क्या मान के चलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 3 घंटे में पहुँचता है। और 80 के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई करके तो 240 का डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस आ गया कितने का, 240 किलोमीटर हम मान लेंगे। अगर हमने डिस्टेंस को 240 किलोमीटर मान लिया तो 75% चल रहा है, तो 75% कितना होगा, 240 का 75% यानी कि 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 180, यानी कि 180 किलोमीटर वो कितने देर में चला, 2 टाइम में। तो एक टाइम में 60 चला, मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया था, 3 आवर हमने कंसीडर किया था। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम बात करते हैं, एक टाइम की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 1 आवर में वो कितना चला, 1 घंटे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 चल लिया, तो 240 में से 180 चल लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 बचेगा। तो उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ही पूछा हमसे, तो स्पीड क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो x का जो वैल्यू आया x = कितना आ गया 60, यानी कि हमारा जो सी आंसर है वो बी आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं तो क्या क्या रखा है आगे हमारे पास, थोड़ा पास 3 sin थीटा = में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा क्या गया, और वेर ये भी दे रखा है कि थीटा का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो हमसे पूछा क्या गया है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले ना तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। और वैल्यू पुट करने से ज़्यादा मतलब कि हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ बताऊंगा कैसे पुट करना है। अभी तो बस बता दूंगा 30, 45 या 60 में से हम पुट करते हैं, तो पहले 30 पुट करके देखते हैं। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 3 गुने में साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, = में 2 इंटू में कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। 3/2 = में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 गुने में 3/2 का स्क्वायर 4, कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2, यानी कि 3/2, यानी कि ये वैल्यू क्या है सुटेबल है। तो हम क्या कहते हैं थीटा = यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थीटा = कितना आ गया 30। अब हम बात करते हैं tan 30 का मान, तो 1/√3 प्लस cos 30 का मान, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 की बात करते हैं तो क्या होता है 1/2। सब काम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे या फिर वही रैशनलाइज कर लो, बटे में से क्या करना है 3 हटाना है, तो ऊपर 3 से √3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 √3 बटे में 3 प्लस √3 बटे में 2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 2√3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 3√3 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 5√3 प्लस में 3/6, यही हमारा क्या है आंसर है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर जो होगा इसका क्या होगा 5√3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं तो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ कितना ए और बी का, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 6:5 और क्या क्या रखा है 6:5 4 ईयर एगो, 4 साल पहले क्या था, मैं प्रेजेंट को यहाँ पे लिखता हूँ 6:5 4 साल पहले कितना दिया हुआ था यहाँ पे 5:4। अब बोला क्या गया है कि 12 साल बाद है ना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 12 साल बाद। तो 4 साल पहले, ये बताओ इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितने का 1 का, और ये अंतर कितने का दे रखा है 1 का, अंतर 4 का है ना। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 की वैल्यू कितनी है प्रेजेंट एज 20 और 6 की वैल्यू कितनी है 24। अब से 12 साल बाद कितना का हो जाएगा ये 32 का हो जाएगा, और 12 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 36 का हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36 8 चौक 32, यानी कितना आ जाएगा 8:9, मतलब 9:8। सी इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा सी होगा वो क्या होगा राइट, सी ऑप्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है ABC कैन फिनिश अ वर्क टास्क इन 42 डेज। ए कर सकता है किसी भी काम को कितने दिनों में, 42 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 84 दिनों में। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, दिया हुआ यहाँ पे 28 दिनों में। तो हमें निकालना है कि टोटल वर्क क्या होगा। तो इन सब को हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 84 ही आएगा। यानी ए एक दिन में, ए का एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 2। बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 1। और सी एक दिन में कितना काम करता होगा, 3। ठीक है, 28 3 84। अब इसमें कहा क्या गया है, बोला गया है ए स्टार्ट करता है काम और 3 दिन बाद बी से ज्वाइन करता है। ए 3 दिन काम करता है। अगर मान लो ये 3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। फिर 3 दिन बाद बी आता है, बी से ज्वाइन करता है। तो एक बात, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे 3 दिन बाद से, तो एक दिन में 3 काम होगा, मतलब 2 के हिसाब से किया तो 6 काम हुआ। अब आ जाता है मतलब बी भी ज्वाइन करता है, तो एक दिन में काम कितना होगा, 3। और 3 काम होता है वो कब तक करता है, कहा गया है इसमें 5 डेज, मतलब कि वो 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 5 दिन तक तो साथ नहीं करेगा काम, 3 दिन ये कर चुका होगा, 2 दिन और करेगा। तो 3 एक दिन मतलब कि सॉरी एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। फिर उसके बाद आता कौन है यहाँ पे काम करने के लिए, कहा गया है मतलब सी ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द बिगनिंग से 5 दिन बाद ज्वाइन करता है। देन फॉर हाउ मैनी डिड ए वर्क टिल द एंड। अब बचा हुआ काम, मतलब हम बात करते हैं टोटल काम कितना दिया हुआ, 84। ए और बी ने मिलकर के कितना काम कर लिया, 5 दिन में 12 काम कर लिया। तो 84 में से हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 72। अब तीनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो तीनों साथ मिलकर के करें काम, तो तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 6। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा देगा, 12 दिन। यानी कि यहाँ पे एक दिन में 6 काम करते हैं और 12 दिन तक काम करेंगे तो 72 काम फिनिश हो जाएगा। टोटल काम तो क्या हो गया हमारा फिनिश। कहता है ए ने कितने दिन काम किया, ए ने यहाँ पे 2 दिन काम किया, ए ने सॉरी यहाँ पे 3 दिन काम किया, यहाँ पे 2 दिन, 5 दिन यहाँ और 12 दिन यहाँ पे। तो टोटल कितना दिन काम किया, 17 दिन। तो 70 डेज, ये हमारा क्या है आंसर। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कहा क्या गया है अगले क्वेश्चन में 24 में, वही बार ग्राफ दिया हुआ है और कहा गया है इसमें कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट इज 30% मोर दैट ऑफ साइंस स्टूडेंट। मतलब साइंस के बच्चे कौन से साल में 30% कम रहे, यानी फिर 30% अधिक रहे आर्ट्स के बच्चे कौन से ईयर में। तो साफ साफ हमें दिख रहा है, अगर मैं 2012 की बात करता हूं तो 2012 में कितने दिख रहे हैं हमें, 325 आर्ट्स के स्टूडेंट है और साइंस के स्टूडेंट कितना है, 250। यानी कितना ज़्यादा है, 75 ज़्यादा है। कितने पे 75 ज़्यादा है, 250 पे। सॉल्व करेंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 15 पंचे 75, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30। यानी कि 30% कौन से ईयर में, 2012 में। यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 24। और देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है अलजेब्रा के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में दिया हुआ है 4। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू में दिया हुआ क्या, 1। हमसे पूछा क्या गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3ab का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डिटेल में तो मैं करवाऊंगा नहीं अभी आपको सिंपल समझना है कि हमारे पास इक्वेशन कितने दिए हुए हैं। इक्वेशन दिया हुआ है 2, वेरिएबल कितना है 3। तो किसी एक को हम क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। तो सी को मैं क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से ये सी हट जाएगा, यहाँ से ये सी हट जाएगा, क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू में 1 आ गया। सी अगर 0 माना तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, ए क्यू प्लस में बी क्यू निकालने के लिए कहा गया। तो क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ए प्लस बी की बात करते हो तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो इसी को हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में
2ab इज इक्वल टू में 4 चौक 16, ab का वैल्यू कितना दिया निकाला हमने 1, तो 1 रखेंगे उधर जाके माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हम सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 माइनस में 2, तो क्या आ जाएगा 14, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर आ गया 14, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 14 माइनस में ab का वैल्यू कितना है हमने निकाला था, यहाँ पे ab का वैल्यू कितना है 1, तो 4 गुने में 14 में से 1 गया तो कितना आएगा 13, 13 को 4 से गुना करें 13 चौके 52, यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये करवाया है अच्छा लगेगा, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम मतलब कि हर वीक में मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन आपके साथ ला के शेयर करूँ, और सैटरडे और संडे ये टाइम रहेगा कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के CHSL में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल में नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम मंडे टू फ्राइडे हमारा वो चलेगा ही। तो फिर हाँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।